नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब मज़े में? देखिए, वीडियो क्लास जो है वो आपकी सुविधा के लिए आपसे यही है, हमारा मशवरा आपको यही है कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू यानी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। टाइम टू टाइम जो हमें लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिलेबस में रख सकती है, इस टॉपिक को सिलेबस में रख सकती है, वो टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर भी रहे हैं और आपको रेगुलरली इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हुमायूं के प्रारंभिक जीवन के विषय में पढ़ा था कि मुगल काल में बाबर ने अपने शासन में यानी बाबर ने मुगल काल की स्थापना की, मुगल शासन की स्थापना की, और उसका जो दूसरा पक्ष था वो दूसरा पक्ष था हुमायूं। और उसी हुमायूं के विषय में बहुत कुछ हमने पिछले वीडियो में जाना भी, पिछली क्लास में जाना भी। हुमायूं के विषय में हमने पिछली क्लास में ये जाना कि हुमायूं ने किस तरह से अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत की, बाबर ने कैसे एक साम्राज्य उसको सौंपा, और साम्राज्य के अंदर या जो बाबर ने हुमायूं को सौंपा उस उस साम्राज्य में हुमायूं के सामने क्या क्या परेशानियां आई, और किस तरह से परेशानियों के रूप में ही हुमायूं को अपना शासन मिला, अपना साम्राज्य मिला। जिन परेशानियों का समाधान ढूंढते हुए हुमायूं ने अपना शासन संभाला भी। हालांकि हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में यही देखा कि हुमायूं जो है वो एक महत्वाकांक्षी शासक तो था ही, और साथ ही साथ वो एक योग्य शासक भी था। लेकिन उसमें इन सब की बावजूद कुछ कमियां भी थी, कुछ खामियां भी थी, जिनकी वजह से हुमायूं कुशल प्रशासक नहीं बन पाया। जैसे कि वो भोग विलासी था। ये बात एक कटु सत्य है कि वो एक भोग विलासी था। भोग विलासी मतलब ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था। एक वो जो था आवश्यकता से अधिक दान प्रिय था, और इन सब के अलावा वो करुण था। करुण का होने का मतलब है कि जैसे उसने अपने भाइयों के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया वो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी व्यवहार की वजह से उसे कई परेशानियों का सामना करना भी पड़ा। अब जिस तरह की जो शासन प्रबंध की अयोग्यता उसमें थी, यानी एक कुशल सैनिक तो था, लेकिन कुछ कमियों में उसका प्रशासन को लेकर के अयोग्य होना भी एक बड़ा कारण था, जिसकी वजह से वो जो है कुशल प्रशासक नहीं बन पाया। तो उसकी अयोग्यता की वजह से ये कमियां सामने आई। और हुमायूं के इन सब परेशानियों के बाद आज हम जो अगली क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में हम बात करेंगे हुमायूं के अभियानों के विषय में, कि हुमायूं ने शासक रहते हुए, शासन सत्ता प्राप्त करते हुए किन किन अभियानों का सामना किया। उसने ऐसे कौन कौन से जीवन के युद्ध थे जो लड़े। हालांकि वो उनमें असफल रहा, उसके पीछे भी कारण वही थे कि वो एक तो भोग विलासी था और दूसरा वो दान प्रिय था। एक उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, यानी दूरदर्शिता का अभाव होने से हुआ क्या कि, माफ करिएगा, दूरदर्शिता का अभाव होने की वजह से हुआ क्या कि वो जो व्यक्ति था वो, अगर मान लीजिए जैसे उसने कोई युद्ध जीता तो सामने वाले को देख करके उसने अपने आप के स्वभाव को बदल लिया, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसने सामने वाले को माफ कर दिया और जीता हुआ साम्राज्य वापस उसको सौंप दिया। तो ऐसे में उसे अपने साम्राज्य में पीछे लौटना पड़ा, यानी वो अपना साम्राज्य विस्तार करने की बजाय उसको कम करता गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो दूरदर्शी नहीं था और वो एक भोग विलासी था। तो उसके अभियानों में जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें उसके जो प्रारंभिक अभियान है, जैसे कि 1531 के विषय में अगर हम बात करें तो 1531 में कालिंजर का दुर्ग जो है, कालिंजर का दुर्ग, उस कालिंजर के दुर्ग में उसने घेरा डाला, और कालिंजर के दुर्ग पर घेरा डालते हुए उसने कुछ महीने तक इस घेरे को बनाए भी रखा। लेकिन बिहार में जो अफगान थे उनके उपद्रव के कारण, बिहार के अफगान थे, उनके उपद्रव के कारण कालिंजर का जो दुर्ग है उसे हुमायूं के कालिंजर का दुर्ग था जिसका घेरा हुमायूं ने डाला, उस घेरे को छोड़ते हुए उसे क्या करना पड़ा, इस दुर्ग के मालिक के साथ या यहाँ के शासक के साथ हुमायूं को
समझौता करना पड़ा। यानी कहने का मतलब कालिंजा दुर्ग पर जब हुमायूं ने कई महीनों तक घेरा डाल करके रखा तो बिहारी अफगानों ने हुमायूं को परेशान कर दिया, और ऐसे में उन परेशानियों से निजात पाने के लिए हुमायूं ने क्या किया, कालिंजा दुर्ग का जो शासक है उसके साथ समझौता कर लिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो बाबर है उसे वो सफलता नहीं मिली जो वो प्राप्त करना चाहता था। और इसके बाद हुआ क्या, उसने अफगान नेता महमूद लोदी को 1532 में, कब, 1532 में उसने क्या किया, अफगान नेता जो है उसका नाम क्या है, महमूद लोदी। तो 1532 में अफगान नेता महमूद लोदी को लखनऊ के निकट दोहरिया नामक स्थान पर परास्त भी कर दिया। तो ये जो अफगान नेता है जिसकी वजह से इसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसको इसने लखनऊ के निकट हरा दिया। ये इसका प्रारंभिक अभियान था, शुरुआती अभियान था। तो बिहार में लखनऊ के निकट इसने माफ कीजिएगा, बिहार नहीं, लखनऊ के निकट महमूद लोदी को हुमायूं ने हरा दिया। अब बात करते हैं इसका चुनार के दुर्ग पर अधिकार करने के विषय में, यानी जो इसका दूसरा अभियान है वो क्या है, चुनार का दुर्ग। चुनार दुर्ग पर क्या था कि 1532 में जब इसने महमूद लोदी को हराया तो वहां से आगे बढ़ करके 1532 में आगे बढ़ करके कहाँ पहुंचा, चुनार के किले के पास पहुंचा, किले पर पहुंचा या दुर्ग पर पहुंचा, और वहां भी इसने क्या किया, घेरा डाल दिया। अब हुमायूं 4 महीने तक, लगभग 4 महीने तक इसने ये घेरा डाले रखा। यानी इसकी जो कैपेसिटी थी या क्षमता थी उसको देखिए कि इसकी जो सहनशीलता थी उसको देखिए कि 4 महीने तक ये उस घेरे को डाले बैठा रहा। ये इसकी अदूरदर्शिता का प्रमाण है। यानी इसने 4-4 महीने लंबा समय जो है, लगभग 2.5-3 महीने इसने यहाँ भी खराब किए, 4 महीने इसने यहाँ भी खराब किए। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब ये नहीं है कि ये महत्वाकांक्षी नहीं था, महत्वाकांक्षी तो था, लेकिन इसमें दूरदर्शिता का अभाव था। इसी वजह से इसने इतना लंबा समय यहाँ पर खराब किया। तो 4 महीने यहाँ पर दुर्ग पर घेरा डाले बैठा रहा, और अंत में हुआ क्या, शेर खान जो है, शेर खान, इसके निवेदन पर इसने घेरे को तो उठा लिया, और शेर खान की शक्ति को कुचले बिना, यानी चुनार दुर्ग पर जो इसने घेरा डाले रखा उससे परेशान किसको होना चाहिए था, शेर खान को, कि सामने वाला जो शत्रु है या उससे जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति है वो सामने से हट नहीं रहा। लेकिन हुआ इसका विपरीत, शेर खान के निवेदन पर इसने 4 महीने की अपनी जो मेहनत है इस मेहनत को बेकार कर दिया और इसने घेरा उठा लिया। अब ऐसे में हुआ क्या, शेर खान जो था उसने क्या किया, वापस वो आगरा लौटा। चुनार दुर्ग से कहाँ लौटा, आगरा मतलब शेर खान को मारे बिना जो क्या नाम है, हुमायूं जो है, आज बड़ा बाबर का नाम याद आ रहा है, हुमायूं जो है वो उसको मारे बिना या उसको हराए बिना या उस पर आधिपत्य जमाए बिना कहाँ लौट आया, आगरा लौट आया। और ये इसकी भूल देखिए, क्योंकि इसी वजह से आगरा पहुंचकर हुमायूं क्या करने लगा, भोग विलासी रंगरेलियां मनाने लगा, रंगरेलियां मनाने लगा। तो कुल मिलाकर के हुमायूं जो है वो उसने वहां पर जीत दर्ज नहीं की, लेकिन बावजूद इसके क्या किया, इसने वहां से उसको हराए बिना और उसकी शक्ति को पहचाने बिना ये उसे उसका शासन वापस सौंपकर कहाँ आ गया, आगरा। और आगरा आकर के उसने किया क्या, उत्सव में भोग विलास में अपना जीवन यापन कर दिया, और लगभग 1.5 वर्ष तक वो उस उत्सव को ही मनाता रहा। तो आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 2 से 3 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, 1.5 वर्ष ये, तो कुल मिलाकर के लगभग 2 साल इसने ऐसे बर्बाद कर दिए। और फिर हुआ क्या, बहादुर शाह का युद्ध। बहादुर शाह के साथ युद्ध। सर्दी की वजह से आज शब्दों में भी गरिमा पिछड़ रही है, कहीं लिख रहा हूँ कुछ हो कुछ रहा है, बहुत मिस्टेक हो रही है ना। तो गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, ये कहाँ का शासक है, गुजरात का। गुजरात का शासक बहादुर शाह जो है वो क्या है, महत्वाकांक्षी शासक है, यानी इसको अपना साम्राज्य विस्तार करना है। तो ऐसे में इसने किया क्या, ये दिल्ली की गद्दी भी प्राप्त करना चाहता था, जहाँ पर आधिपत्य किसका था उस समय, हुमायूं का। तो बहादुर शाह जो है वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, और इसलिए इसने क्या किया,
तो बहादुर शाह जो है वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और दिल्ली पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ये लालायित भी था। ऐसे में हुमायूं जो है वो हुमायूं भी इसको दंडित करना चाहता था, यानी इसको सजा देना चाहता था। तो हुमायूं ने क्या किया, एक बड़ी सेना लेकर के वो किसकी तरफ रवाना हुआ, बहादुर शाह की तरफ रवाना हुआ। यानी हुमायूं किसकी तरफ जाना चाहता था, बहादुर शाह की तरफ। और बहादुर शाह इस वक्त कहाँ पहुंच गया, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जाकर के उसने क्या किया, रानी कर्णवती जो है तो चित्तौड़ दुर्ग पर बहादुर शाह ने घेरा डाल दिया और बहादुर शाह ने यहाँ पर घेरा डाल करके चित्तौड़ पर अधिकार करने का निर्णय किया। तो कर्णवती ने क्या किया, कर्णवती ने हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं जो है वो कहाँ था, हुमायूं खुद बहादुर शाह के पीछे लगा हुआ था। तो ऐसे में हुमायूं ने यहाँ पर गलती क्या की कि वो बहादुर शाह का इंतज़ार वहाँ दिल्ली में गुजरात में करता रहा कि बहादुर शाह को हरा करके वो अपना आगे की जो रणनीति है उसको प्रभावी करेगा। लेकिन कर्णवती ने इसके पास जो सहायता के लिए संदेश भेजा, उस सहायता को वो पूरी नहीं कर पाया। और ऐसे में वो एक बड़ी गलती कर बैठा, वो क्या कि वो राजपूतों की सहायता करने से चूक गया। जो राजपूत इसका आगे सहयोग कर सकते थे, सहायता कर सकते थे, जैसे कि हम अकबर के समय में देख चुके हैं कि अकबर को राजपूतों ने काफ़ी सहयोग किया। तो उस चीज़ से हुमायूं चूक गया और ऐसे में हुआ क्या, बहादुर शाह का अधिकार चित्तौड़ दुर्ग पर हो गया। जब तक हुमायूं सहायता के लिए पहुंचता काफ़ी विलंब हो चुका था और इसी विलंब की वजह से चित्तौड़ और राजपूत दोनों पर से इसका जो आधिपत्य था या दोनों से इसको सहयोग प्राप्त होने की जो अपेक्षा थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हुमायूं जो है वो दूरदर्शी नहीं था। तो इस तरह से बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ की विजय प्राप्त कर लिया, चित्तौड़ को जब उसने जीत लिया, तो उसने हुमायूं के विरुद्ध आगे बढ़ करके मंदसौर नामक स्थान पर पड़ाव डाल दिया। किसने, बहादुर शाह ने। मंदसौर नामक स्थान पर इसने पड़ाव डाल दिया। अब यहाँ पहुँच करके हुमायूं ने बहादुर शाह की जो सेना है, कहाँ पर, मंदसौर जो है, यहाँ पर पहुँच करके हुमायूं ने क्या किया, बहादुर शाह की जो सेना है उसका रसद बंद कर दिया, यानी राशन पानी जो है उसका रास्ता बंद कर दिया कि उसको राशन पानी कहीं से प्राप्त ना हो। अब ऐसी स्थिति में संकट किसके लिए उत्पन्न हो गया, बहादुर शाह के लिए संकट उत्पन्न हो गया, उसकी सेना के लिए संकट उत्पन्न हो गया कि उसके पास रसद नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि अचानक बारिश का मौसम आ गया। यानी जिस समय बहादुर शाह की स्थिति यहाँ पर शोचनीय हुई, यानी शंका से युक्त हो गई, बहादुर शाह के लिए परेशानियां खड़ी हो गई, उस समय कुछ सैनिकों को लेकर के जो बहादुर शाह है वो वहाँ से भाग गया। कौन भाग गया, बहादुर शाह भागा, यहाँ से बहादुर शाह भाग गया। और हुमायूं ने क्या किया, मांडू के दुर्ग को भी घेर लिया। यानी बहादुर शाह गया हुआ कहाँ था, चित्तौड़ विजय करके वो कहाँ पहुंचा, मंदसौर के बाद वो कहाँ भाग करके कहाँ आ गया, मांडू। और मांडू का जो दुर्ग है, उस मांडू दुर्ग को भी किसने घेर लिया, हुमायूं ने घेर लिया। यानी हुमायूं एक तरह से इसके पीछे लग गया। तो इस तरह से यहाँ पर जब हुमायूं इसके पीछे लग गया तो बहादुर शाह जो है वो मांडू से भी भाग निकला और कहाँ पर जाकर के छिप गया, मांडू से भाग करके वो कहाँ पहुंच गया, चंपानेर पहुंच गया। अब यहाँ पर भी हुमायूं ने इसके पीछे अपनी सेना को लगाए रखा, यानी हुमायूं एक तरह से इसके पीछे पड़ गया। अंत में क्या हुआ कि हताश होकर के या थक हार करके बहादुर शाह वहाँ से भी भाग गया और कहाँ पहुँच गया, दीव के टापू पर। यहाँ से बहादुर शाह कहाँ पहुँचा, दीव के टापू पर। बहादुर शाह पहुँच गया, छिप गया। और वहाँ के जो पुर्तगाली थे, कहाँ के, दीव टापू जो है, वहाँ के पुर्तगालियों से इसने शरण ले ली। पुर्तगालियों से बहादुर शाह ने शरण ले ली। और हुमायूं जो है उसने क्या कर लिया, चंपानेर पर अधिकार कर लिया। यानी जहाँ यहाँ से चंपानेर से जब बहादुर शाह भाग करके दीव टापू पर चला गया तो यहाँ चंपानेर स्थान पर अधिकार किसका हो गया, हुमायूं का यहाँ अधिकार हो गया। और इस तरह से हुमायूं ने मालवा और गुजरात के प्रदेशों पर सरलता से अधिकार कर लिया। कब, 1535 में। यानी ये जो सफल अभियान था ये हुमायूं के लिए सफलता वाला था या हुमायूं के लिए
प्लस पॉइंट वाला था, क्योंकि यहाँ पर अधिकार करने के बाद हुमायूं के मन में थोड़ी लालसा बढ़ी, उसको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई। अब जहाँ पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया, कहाँ, मालवा और गुजरात, मालवा और गुजरात पर किसका अधिकार हो गया, हुमायूं का। लेकिन कुछ समय का ही ये अधिकार रहा और हुमायूं के हाथ से चीज निकल गई। कैसे कि इसका जो भाई है, हुमायूं का जो भाई है अस्करी, इस अस्करी को इसने क्या किया, गुजरात का अस्करी को हुमायूं ने गुजरात का जो है गवर्नर नियुक्त कर दिया। और अस्करी जो है वो कैसा था, अयोग्य और विलासी, यानी जिस तरह से हुमायूं था ठीक उसी का प्रतिरूप अस्करी भी था। और दूसरी ओर जो खुद हुमायूं है उसने क्या किया, वो खुद भी मांडू पहुंच करके, ये जो मांडू दुर्ग है जहाँ पर इसका अधिकार हो गया था, यहाँ पहुंच करके ये खुद भी भोग विलास में डूब गया। यानी एक तरफ तो गुजरात का गवर्नर इसने नियुक्त किया अपने भाई अस्करी को, दूसरी तरफ मांडू दुर्ग पहुंच करके ये खुद भी किसमें डूब गया, भोग विलास में, रंगरेलियां मनाने में। और शासन के कार्य के प्रति क्या हो गया, उदासीन, यानी इसने फिर उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। शासन कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, इसको कोई मतलब नहीं। और ऐसे में बहादुर शाह जो था, जो कहाँ पहुंच गया था, पुर्तगालियों के पास पहुंच गया था, उनकी शरण ले ली थी, उसने इस चीज़ का लाभ उठाया। उसने क्या किया, पुर्तगालियों की एक सेना लेकर के कहाँ पहुंचा, वो गुजरात। और गुजरात में उसने क्या कर दिया, गुजरात में पहुंच करके उसने इस अस्करी को पराजित कर दिया, अस्करी को पराजित कर दिया। अब यहाँ से पराजित होने के बाद में जो अस्करी है वो कहाँ भागा, आगरा की तरफ भागा। और दूसरी तरफ जो हुमायूं है वो भी मालवा छोड़ करके अफगानों के विरुद्ध जो कार्यवाही है उसको करने के लिए कहाँ रवाना हो गया, आगरा। तो अस्करी भी कहाँ जा रहा है, आगरा, और हुमायूं भी कहाँ जा रहा है, आगरा। यानी ये दोनों जो हैं वो कहाँ पहुँच गए, आगरा की तरफ रवाना हो गए। इस प्रकार 1536 में, यानी इस तरह से 1536 में मालवा और गुजरात के जो प्रांत हैं उन पर वापस किसका अधिकार हो गया, स्वयं बहादुर शाह का। बहादुर शाह का अधिकार यहाँ पर हो गया। अब जो शेर खान है, शेर खान कौन, वही जिसको यहाँ पर इसने छोड़ दिया था, किसमें, चुनार के दुर्ग में। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग में 1532 में जब घेरा डाल करके रखा था और इसके निवेदन पर शेर खान को उसने छोड़ दिया था, शेर खान को वो माफ़ करके आ गया था। वही शेर खान हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। तो 6 महीने के घेरे के बाद हुमायूं ने, यानी ये जो शेर खान वाला चुनार दुर्ग है, यहाँ पर हुमायूं एक बार फिर से हमला करने के लिए, इस पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर के पहुंचा। और 6 महीने का घेरा डालने के बाद उसने इस चुनार दुर्ग पर इस बार अधिकार कर भी लिया। फिर बात करते हैं बंगाल विजय की, हुमायूं की बंगाल विजय। तो बंगाल विषय में क्या है कि चुनार पर अधिकार करने के बाद हुमायूं आगे बढ़ा और बनारस तक पहुंचा। यानी ये जो चुनार दुर्ग था शेर खान वाला, यहाँ पर अधिकार करने के बाद ये कहाँ पहुंचा, बनारस तक। अब बनारस पहुंच करके उसने क्या किया, उसने शेर खान से संधि की बात शुरू कर दी और आपस में इन दोनों के बीच संधि हो भी गई। तो हुमायूं ने संधि को किस किस के बीच, यहाँ पर जो शेर खान है, जिस चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया, शेर खान और हुमायूं के बीच संधि की बातचीत चली और संधि हो भी गई। लेकिन हुमायूं ने संधि को भंग कर दिया। और संधि को भंग करने के बाद हुआ क्या, हुमायूं ने जैसे ही संधि को भंग किया और गौड़ के दुर्ग को जीतने के लिए बंगाल की ओर रवाना हुआ, तो हुमायूं ने यहाँ पर जो बंगाल में गौड़ है, गौड़ दुर्ग, इस दुर्ग पर इसने अधिकार कर लिया, आसानी के साथ कर लिया। और इसके बाद किया क्या, वही उसकी कमी कि वो वापस से किस में डूब गया, रंगरेलियां मनाने में, उत्सव मनाने में डूब गया। रंगरेलियां मनाने में या उत्सव मनाने में, यानी उस जीत का जश्न मनाने में डूब गया। और ऐसे में उसने लगभग 8 महीने का समय बर्बाद कर दिया। 8 महीने का समय इसने यहाँ पर भी बर्बाद कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब हुमायूं अपना ऐशो आराम का जीवन जी रहा था, उस समय इसका भाई जो है हिंदाल, इसने
आगरा पहुंच करके, किसने? हिंदाल ने आगरा पहुंच करके स्वयं को शासक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि हुमायूं जो है वो तो शासन की तरफ ध्यान दे नहीं रहा था। 8 महीने का समय लगभग बीत चुका था, तो हिंदाल ने इस चीज़ का फायदा उठाया और वो आगरा पहुंच करके उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। फिर हुआ क्या? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539। इस चौसा के युद्ध में क्या हुआ कि हुमायूं की सेनाएं जो हैं, जो आगरा की ओर रवाना हुई थी, शेर खान ने अपनी सेनाओं को भी चौसा के आसपास इकट्ठा कर लिया ताकि हुमायूं को मार्ग में रोक सके। यानी हुमायूं जो गौड़ दुर्ग से आगरा की तरफ रवाना हो रहा था, गौड़ दुर्ग से आगरा की तरफ जो हुमायूं रवाना हो रहा था, उसको रोकने के लिए क्या हुआ? चौसा के पास शेर खान ने अपनी सेनाएं इकट्ठी कर ली ताकि हुमायूं को बीच में रोका जा सके। अब ऐसे में हुआ क्या? दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। एक तरफ हुमायूं था और दूसरी तरफ शेर खान। इन दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही। लगभग 8 महीने तक ये जो सेनाएं हैं ये एक दूसरे के सामने खड़ी रही। और ऐसे में अंत में हुआ क्या? बारिश होने लगी। यानी जब काफ़ी समय तक दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही तो युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन परेशानियां बहुत हुई। और एक समय ऐसा आया जब वर्षा होने लगी, और इस वर्षा का फायदा किसने उठाया? शेर खान की सेना ने। क्यों? क्योंकि मुगलों को इसमें परेशानी होने लगी। और परेशानी क्यों होने लगी? क्योंकि उनके पास घोड़े वाली सेना अधिक थी, घुड़ सेना अधिक थी। तो ऐसे में परेशानी किसको होने लगी? मुगल सेना को ज़्यादा परेशानी होने लगी। और यहाँ पर जो इनके सैनिक हैं ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो ऐसे में हुआ क्या? जो हुमायूं है वो बिना सेना के अकेला पड़ गया। और हुमायूं ने ऐसे में क्या किया? वो गंगा नदी में अपनी जान बचाने के लिए कूद गया। गंगा नदी में कूद गया। तो गंगा नदी में जब ये अपनी जान बचाने के लिए कूदा, तब एक निजाम नाम का एक भिश्ती था, जो जिसने इसकी जान बचाई थी। यानी गंगा में डूबने से जिसने इसको बचाया था। तब प्राण बचा करके जो हुमायूं है वो कहाँ पहुंचा? आगरा। तो ये एक 2 नंबर का प्रश्न हमारे लिए पेपर में बनता भी है कि किस व्यक्ति ने हुमायूं की जान बचाई थी, गंगा में डूबने से उसको बचाया था। तो उसका नाम आएगा भिश्ती। ठीक है। तो इस प्रकार हुमायूं जो है वो इस चौसा के युद्ध में जान बचा करके आगरा पहुंचा। और चौसा की इस लड़ाई में लगभग 8000 सैनिक मारे गए। क्योंकि वर्षा का फायदा सबसे ज़्यादा किसने उठाया? शेर खान ने। और शेर खान ने इसका फायदा उठाते हुए किसको नुकसान पहुंचाया? मुगल सेना को। और मुगल सेना में नुकसान होता देख करके अपनी जान की परवाह करते हुए हुमायूं गंगा नदी में कूदा। और गंगा नदी में डूबने से, उस बारिश के मौसम में, बाढ़ के समय में गंगा नदी में डूबने से उसको किसने बचाया? निजाम ने। और उसके बाद हुमायूं कहाँ पहुंचा? आगरा पहुंचा। फिर जो हुमायूं है उसको देश निकाला दिया गया। किस तरह से? कि कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यानी बार बार ये जो इसकी स्थिति थी वो बिगड़ती ही जा रही थी। बिगड़ने का मतलब सेहत से नहीं, बल्कि प्रशासनिक तौर पर इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तो ऐसे में ये बार बार ठोकरें खाने लगा, बार बार हर जगह पर ठोकरें ही खा रहा था। हुमायूं जो है वो किसी भी युद्ध को सफलतापूर्वक जीत नहीं पा रहा था। तो ऐसे में विवश होकर के हुमायूं सिंध की ओर चला गया। कहाँ? सिंध की ओर चला गया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अपार कष्ट सहन करने के बाद, यानी बहुत सारी जिंदगी में अपने जीवन में भोग विलास वाला जीवन इसने जिया, तो संभवतः है कि इसको कठिनाइयाँ तो उठानी ही पड़ेंगी। तो इस प्रकार जब इसके सामने कठिनाइयाँ आने लगी तो वो अंत में कहाँ पहुँचा? अमरकोट। सिंध के अमरकोट में पहुँचा। और अमरकोट पहुँचने के बाद 15 अप्रैल 1542 को हुआ क्या? 1542 को इसके घर पर अकबर का जन्म हुआ। यानी हुमायूं जो है उसको अकबर की प्राप्ति हुई। और अंत में वो कहाँ चला गया? ईरान। अकबर के जन्म के पश्चात हुमायूं जो है वो ईरान चला गया। और ईरान जाकर के उसने क्या किया? वो वहाँ के जो शाह सम्राट हैं उनकी दरबार में उपस्थित हुआ और वहाँ से 14,000 सैनिकों की सहायता उसने प्राप्त की। ईरान के
ईरान के शाह से उन्होंने 14,000 सैनिकों की सहायता प्राप्त की और इस सैनिक सहायता का उपयोग उसने किसमें किया? वापस अपना सिंहासन प्राप्त करने में, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने में। तो ये 14,000 सैनिकों की सहायता इसने प्राप्त की। इस 14,000 सैनिकों की सहायता को लेकर के हुमायूं पहुंचा कहाँ? भारत विजय के लिए वापस वो काबुल आया और काबुल से इसने प्रस्थान किया। कहाँ आया? काबुल। यानी 14,000 सैनिकों को लेकर के हुमायूं वापस काबुल आया और काबुल आने के बाद इसने लगभग पंजाब के ज़्यादातर हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर हुमायूं की सेना ने सिकंदर सूरी को निर्णायक रूप में पराजित किया। यानी इसका एक निर्णायक युद्ध हुआ किसके साथ? सिकंदर सूरी के साथ। पंजाब विजय के बाद सिकंदर सूरी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें भी ये निर्णायक जीत प्राप्त करने में सफल रहा। और शीघ्र ही जो हुमायूं है उसका काबुल के बाद में पंजाब और पंजाब के बाद दिल्ली पर अधिकार हो गया। कहाँ अधिकार हो गया? दिल्ली पर अधिकार हो गया। अब दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इसकी नियति देखिए कि दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात एक दिन क्या हुआ कि अपने पुस्तकालय में अध्ययन कर रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था, पढ़ाई करते हुए या अध्ययन करते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तो सीढ़ियों से उतरते हुए ये यहाँ से फिसला, लुढ़का और लुढ़क करके इसकी मृत्यु हो गई। यानी इसी वजह से, जिस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई सीढ़ियों से लुढ़क करके, उसी वजह से प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका नाम है लेनपुल। लेनपुल हुमायूं के विषय में क्या कहते हैं कि हुमायूं एक ऐसा व्यक्तित्व था जो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और उसका अंत भी ठोकरें खाते हुए ही हुआ। यानी हमने देखा कि कितनी तरह के युद्ध उसने लड़े हैं, चाहे वो कालिंजर का दुर्ग हो, चाहे वो चुनार का दुर्ग हो, चाहे बहादुर शाह का गुजरात का युद्ध हो, चित्तौड़ में कर्मवती की उसकी सहायता न कर पाना हो, मांडू का दुर्ग उसने जीता, चंपानेर का दुर्ग उसने जीता, लेकिन फिर भी वो कहाँ पहुंचा? आगरा। चौसा के युद्ध में वो वर्षा की वजह से हार गया। इस प्रकार से उसने कई युद्ध लड़े जिनमें उसकी महत्वाकांक्षी शक्ति तो दिखाई देती है, लेकिन महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ उसका जो दूरदर्शिता है वो भी नजर आती है, जिसकी वजह से उसको कई नुकसान उठाने पड़े, कई हानियां उठानी पड़ी। तो ये सब होने की वजह से ही हुमायूं जो है वो असफल प्रशासक कहलाया और उसका अंत जो है वो ठोकरें खाते हुए हो गया। तो आज हमने ये पढ़ा कि हुमायूं ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े और उसके उन युद्धों में जीत होने के चांसेस होने के बावजूद भी वो हार की तरफ क्यों बढ़ा, क्यों अग्रसर हुआ, और इसी वजह से उसका जीवन जो है वो ठोकरें खा खा करके ही बीत गया। हालांकि उसके घर में एक महान शासक अकबर का जन्म हुआ, लेकिन उसका स्वयं का जीवन या स्वयं का प्रशासन इतना प्रभावशाली नजर नहीं आता। तो ये था आज हुमायूं के कुछ युद्धों के विषय में वर्णन। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।